नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेसमैन की जो कभी दिवालिया कहलाया लेकिन अब अरबों की डील का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की, जिनकी किस्मत फिर से आसमान छूने लगी है। रफाल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन के साथ मिलकर अब अनिल अंबानी भारत में बनाएंगे फाल्कन 2000 जेट। कॉरपोरेट और मिलिट्री दोनों के लिए जेट तैयार होंगे और इसकी असेंबली लाइन बनेगी नागपुर में। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, सवाल है सिस्टम का, सवाल है मेक इन इंडिया की परतों का, सवाल है उस आदमी का जो लंदन की अदालत में कह चुका था कि मेरे वकील की फीस तक मेरे पत्नी और बेटे भरते हैं, मेरा खर्चा वो दोनों लोग उठाते हैं, मैं दिवालिया हो चुका हूं। और अब वही शख्स देश की डिफेंस पॉलिसी का चेहरा बन रहा है। क्या ये सिर्फ बिजनेस है या सत्ता से नजदीकी का इनाम है? क्या ये संयोग है कि अनिल अंबानी पीएम मोदी के हर मंच पर तारीफ करते नहीं थकते हैं? क्या कर्ज माफी से लेकर डिफेंस डील तक ये सब उनके भक्ति भाव का नतीजा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिवालिया पूंजीपति का नाम अब डिफेंस डीलर बनकर लौट आया है? तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज का ये विश्लेषण बताएगा कि मेक इन इंडिया है या मेक फॉर इनसाइडर्स। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यनिधि का बेबाक कार्यक्रम सवाल शीतल फिशिंग से। और शीतल फिशिंग इस पूरी खबर को आपको समझाएंगे कि कहां कहां पे सवाल भी उठाए जा सकते हैं और उठ रहे हैं। शीतल सर। जी, जी, जी। बड़ी ज़रूरी आपने खबर ली, चूँकि इस समय जैसा कल भी हुआ और अब होता रहेगा, वातावरण सिर्फ़ युद्ध का है। लोग युद्ध बिल्कुल। के आधार पर बँटे हुए हैं, दुर्भाग्य से युद्ध हो रहा है ईरान और इज़राइल के बीच, लेकिन हमारे देश में जिस तरह से सामाजिक विभाजन कर दिया गया है राजनीति के द्वारा, वो विभाजन हर मसले पर विभाजित स्वरूप में हमें मिलता है। इस स्वरूप में भी मिल रहा है कि ईरान जो हमारा मित्र देश रहा है लगातार, एक बड़ी आबादी है जो उसको बेवजह उसके खिलाफ हो गई है और एक आबादी है जो धार्मिक कारणों से उसकी समर्थक के तौर पर सामने आ जाती है। तो मतलब उन कारणों से नहीं आती कि वो भारत का दोस्त है इसलिए हम उसके साथ हों, इसकी जगह वो धार्मिक आधार पर होती है। तो दोनों तरफ धार्मिक और इस तरह के सेक्टेरियन आउटलुक जो है वो प्रवेल कर रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी खबरें गायब हो रही। ये खबर सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम एक ऐसे देश में सचमुच बदल चुके हैं? अब इसमें क्या लगाने की जगह नहीं बची। हम ऐसे देश में दरअसल बदल ही चुके हैं जहां कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट जो हैं वो सरकार के सबसे उच्च पायदान से उनके संबंध होंगे, उनके हर गुनाह माफ होंगे, बाकी सबके लिए हर गुनाह उनके लिए कठिनाई का सबब होगा। वो ऐसे-ऐसे गुनाह करके बरी हो जाएंगे जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में, देश के हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, एनसीएलटी में, विदेश के ट्रिब्यूनल में, विदेशी कोर्ट में लिख के देता है कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं जो तुमने बताया। और ये सच है कि लगभग 1.25 लाख करोड़ इस देश का, विभिन्न बैंकों का, विभिन्न वित्तीय संस्थानों का और विदेशी वित्तीय संस्थानों का इनकी कंपनियों के जरिए डूब गया है, जिसमें से बहुत थोड़ा निकला है। अभी जब मैं आपको विस्तारित उसके डिटेल बताऊंगा इनके कारनामों के, तो आप उसको जानेंगे। लेकिन सिर्फ इस वजह से हम इसकी पुनर्वास वापसी देख रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को हमने देश से भागते हुए और उनसे सारी वसूली हो जाने के बावजूद टीवी और मीडिया के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखा है, जैसे वो विजय माल्या ही है। यानी उसके ऊपर जितना कर्जा था उससे ज्यादा सरकार उससे वसूल चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपराधी करार है। और यहाँ एक आदमी 1.25 लाख करोड़, उसके ऊपर 10-9-10 हजार करोड़ का मामला था, इस पे 1.25 लाख करोड़ का, करीब 1,12,000 करोड़ के मामले थे। एक मामला तो ऐसा है जिसमें करीब 50,000 करोड़ देश के 54 बैंकों का था और एनसीएलटी के जरिए वो, आप इमेजिन करेंगे, 50,000 करोड़ के आसपास का लोन 500 करोड़ से भी कम में सेटल हुआ है। आप देखिए क्या इस देश को कैसे लूटा जा रहा है, कितनी बेदर्दी से और बेशर्मी से। और हम राम राज्य ढूंढ रहे हैं और पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहे हैं। ये होगा हिंदू राष्ट्र? देश के गरीबों का पैसा जो बैंकों में और बीमा में है इस तरह से लूट लिया जाएगा और लुटेरों को आप लोग रिवार्ड करेंगे? ठीक है, तुम्हारी बात मैं देख रहा हूं इसको। अच्छा, अब मैं इनका केसेस बताता हूं एक एक करके। एक तो 12,000 करोड़ के आसपास या 1,200 करोड़ है, एसबीआई का है, जिसमें इन्होंने 2 अदालतों में दिया कि हम जो है पर्सनल गारंटी पे इन्होंने लोन लिया था। और विभिन्न हमारे यहाँ एक और दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति ही नहीं इसमें शामिल है, पूरा तंत्र शामिल है। बहुत से मामलों में ये लिख के भूषण परिवार और अन्य लोग कोर्ट्स में दे चुके हैं और कई बयान दे चुके हैं कि जो फैसले राजनीति से करने में फंसने की गुंजाइश रहती है, उनके लिए कोर्ट मदद करने आ जाती है। और ऐसे मामलों में कोर्ट वगैरह स्टे दे देते हैं और दूसरे साधन दे देते हैं और कई मामले में फैसले भी कर देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के एक जज को, एक और हमारे देश के उद्योगपति परिवार अडानी को 48,000 करोड़ के अपने फैसलों के जरिए लाभ पहुंचाने का आरोप लग चुका है। इस मामले में भी हम पाते हैं कि इनके विभिन्न मैटर्स में दिल्ली हाई कोर्ट से इनको स्टे मिल गए। एक मामला है जिसमें चीनी कंपनियों को चूना लगा के ये करीब 6,500 करोड़ चीनी कंपनियों से भी इन्होंने लोन लिया था, और वो आर्बिट्रेशन और वो मुकदमा चला लंदन में हाई कोर्ट में, और वहां इन्होंने जो है लिख के दे दिया कि साहब मैं तो बिल्कुल दिवालिया हो गया हूं, मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं है, मैं वकील के पैसे नहीं दे पा रहा हूं, मैं पत्नी के गहने बेच के वकील के पैसे दे रहा हूं। एक आदमी जो एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लिख के ये सब देता है, उसी आदमी को हम पाते हैं कि भारत में फिर से सब चीजों से बरी करके और फिर से उसको आप मदद करने के लिए खड़े हो गए। और आप देखिएगा भविष्य में ये खबरें भी आएंगी कि उनको विभिन्न बैंकों से कैसे पैसा मिल गया। अब इनकी जरा एक एक करके कहानियां आपको हम थोड़ी सी सुनाते हैं जो बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी तो वो वाली सुनाते हैं जो मतलब समझ से परे है। यानी ये 47,000 करोड़ के आसपास का पैसा था, और ये जो है एनसीएलटी में ये मामला गया, और नहीं, पहले आया था 49,000 करोड़, लेकिन बाद में इसे कहा गया कि ये 47,251 करोड़ है, जिसे मैं 50,000 करोड़ बता रहा था, लगभग उसी के आसपास है। ये इनकी रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम नाम की कंपनी के ऊपर था। ये कर्जा देश के 54 बैंकों ने दिया था। 54 बैंक, आप समझिए किसके किसके हिसाब कहां, जो आप पाते हैं खबरें सुनते हैं कि 15 लाख वो हो गया, 16 लाख ये हो गया, इतना राइट ऑफ हो गया, यही सब है वो सब। ये बड़े बड़े इन्हीं के, इसीलिए इनके नाम नहीं दिए जाते। तो इनका ये सेटलमेंट आप सोचिए कितने में हुआ है, कुल 455 करोड़ में, यानी 47,251 करोड़ का लोन जिस पर था, वो एनसीएलटी ने कुल 455 करोड़, यानी 1% भी नहीं। आंख से आंसू निकल आए, आपके पैसे कैसे लूट लिए गए हैं, इतने में सेटल करके इनको बरी कर दिया गया। और ये 1% भी, इससे भी कम जो है, इन्हीं के रिश्तेदार जो दूसरे इनके भाई है, उनके समधी के यहां चला गया। कंपनी घर के घर में रही, सिर्फ जनता का पैसा 50,000 करोड़ मिट्टी में मिल गया, और 50,000 करोड़ का लोन जो पब्लिक का था वो गायब हो गया। 450 करोड़ में, 455 करोड़ में उसको अपने रिश्तेदार के यहाँ कर दिया गया। बाद में आपस में लेन देन हो जाएगा। ये कलाकारी। अब ये सज्जन क्यों बदनाम हुए थे और क्यों नामी हुए थे? 2011-12 में इन्होंने, प्रधानमंत्री जी जो आज हैं, तब ये मुख्यमंत्री थे, और गुजरात वाइब्रेंट नाम के इनके प्रोग्राम हर साल होते थे, उसमें उद्योगपति जुटते थे। ये पहले उद्योगपति थे जिन्होंने दूसरों से पहले, यानी सबसे पहले ये कहा कि मोदी जी तो पीएम मटेरियल है। बस उस एक डायलॉग की कीमत हमारे देश चुका पिताजी रहा है। धीरू भाई अंबानी कह के चले गए थे 2001 में। यस, तो अपने पिताजी के नाम से उन्होंने कह दिया कि वो 2001 में ही कह गए थे कि ये तो पीएम मटेरियल है। इस एक डायलॉग की कीमत इस देश का गरीब चुका रहा है, जिसका 1.25 लाख करोड़ पी के आदमी बिल्कुल बेदाग है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। और पूरे देश के सिस्टम को इसने दिखा दिया कि हम कैसे, कैपिटलिस्ट क्लास किस तरह से इस सिस्टम को रौंद सकता है और लूट सकता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता अगर उसके साथ प्रधानमंत्री पार्टनर है। और इस प्रधानमंत्री ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी, इनका नाम रफाल में आया। अब आइए उस पे आते मूल कहानी पर। रफाल डील में इनका नाम आया। रफाल डील, ये और बात है, हमारे देश में जांच नहीं हुई, लेकिन जहां जहां जांच हुई ये साबित हुआ कि इनकी वजह से हुई। और आज ये जो कंपनी जहाज लाई है, ये भी वही कंपनी जो रफाल बनाती है, डसाल, वही कंपनी है। ये आदमी दलाल था, दलाल है, दलाली साबित हो रही है। आज उसी दलाली की कीमत चुकाने के लिए जब इसके कुर्ते को धोके पोंछ के इस सिस्टम ने साफ कर दिया, उसको इस्त्री कर दी, प्रेस कर दिया, तो आज नए रूप में वो आदमी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, एनसीएलटी, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल हाई कोर्ट में लिख के दे चुका है, मैं दिवालिया हूं, मेरे पास एक पैसा नहीं, मेरी बीवी के कहने से वकील की फीस चुकाई जा रही है। वो इतना बड़ा सौदा उसके साथ हो रहा है कि वो जहाज बनाएगा। जिसने साइकिल का पंचर भी नहीं बनाया, वो सीधे सीधे जहाज बनाएगा। और समझौता हो रहा है, और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक उसके साथ समझौता कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे आपके एक शेखर के पैसे से उससे रफाल आए हैं, और उसकी दलाली खिल रही है। हमारे आपके सामने ये दलाली खिल रही है, और हम आप
कि कर्तव्य विमूढ़ है, सब कुछ देखते हुए मक्खी निकलने के लिए मजबूर। ये हमारा सिस्टम है। ऐसे ही इसने किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एसबीआई वाले मामले में। ये तो ये हो गया एसबीआई का मामला, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये 2020 में ये इंसॉल्वेंसी केस आया, एसबीआई ने फाइल किया जून 2020 में एनसीएलटी के सामने। उसके 1200 करोड़ रुपए इनके यहाँ फंसे हुए थे आरकॉम में। इन्होंने क्या किया, एनसीएलटी ने एसबीआई के फेवर में फैसला दिया उस समय तो, कि भाई ये पर्सनल इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग जो है इनके खिलाफ चले। इन्होंने खुद निजी गारंटी दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से इसको स्टे मिल गया। कमाल है। देश के सबसे प्रमुख बैंक के, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, हमारे आपके पैसे का बैंक, उसका 1200 करोड़ लेके एक आदमी इंसॉल्वेंसी में जाता है। इंसॉल्वेंसी की जांच करने वाली संस्था, जिसको जजेस ही ऑपरेट करते हैं, रिटायर्ड जजेस, वो फैसला देती है, हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है। खत्म, कोई देनदारी नहीं, कुछ नहीं देना, खत्म। ऐसे स्टे ले लेके ये हर जगह बैठे हुए हैं बड़े आराम से। इसी स्टे के बेसिस पे ये हार गया था मुकदमा चाइनीज कंपनियों के खिलाफ, चाइनीज बैंकों के खिलाफ लंदन में। लेकिन वो यहां बेचारे कोई मुकदमा नहीं कर सके, क्योंकि ये हुआ कि इसके ऊपर पहले से स्टे है। उसी स्टे पे दूसरा स्टे मिल गया। और उससे हमारे देश का क्या हुआ, देश के तमाम उदीयमान उद्योगपति जो रेगुलर मेहनत से, काबिलियत से उद्योगपति बने, एंटरप्रेन्योर बने, नए प्रोजेक्ट लाए, काबिलियत थी, जब वो बाजार में, विदेशी बाजार में पैसा लेने गए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनके सामने इसका जजमेंट सामने था और हमारा एक स्रोत बंद हो गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जो वैसे कहा जाता है कि सबसे रिच इकोनॉमी है, उसका पैसा बहुत है मार्केट में, उससे हमारे काबिल लोगों को पैसा मिलने का रास्ता ही बंद हो गया। इन लोगों ने, इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता, इसीलिए हम कुछ नहीं बना पाते, इसीलिए हम सिर्फ दलाल बना पाते हैं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ दलाल बना रहा है और दलालों को प्रमोट कर रहा है। तो एसबीआई का पूरा 1200 करोड़ फंसा हुआ है, डिफरेंट कोर्ट्स में है, इसका कोई वसूली नहीं है। रिलायंस कैपिटल का मैंने आपको बताया, रिलायंस कैपिटल में ये इसके एक्विजिशन का मामला आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका इनिशिएट किया था 2021 में। इन्होंने कहा कि ठीक है, इसका एक्विजिशन कर लीजिए, लेकिन वो पता नहीं किन कारणों से और किन सोर्सेस से डिले हो गया। बहुत सारे मामलों में अज्ञात फोन आते हैं और अज्ञात चीजें गायब हो जाती हैं। अब वो गायब हो गया। तो ये आज की तारीख में एक स्लेट है जिसपे लिखा हुआ है कि हाँ, हमारे ऊपर मामले हैं। जैसे हमारे देश के बड़े बड़े माफिया क्या करते हैं, बताते हैं, आप बताते हैं उनके 106 मामले आपके ऊपर है, कहते हैं नहीं, कोई साबित नहीं हुआ, कोई गवाही नहीं गुजरी। तो जो आदमी 200 लोगों का कत्ल करके और डाका डाल के और एक्सचेकर को लूट के, अपहरण करके, बलात्कार करके समाज में माननीय जैसे बनता है, वैसे ही व्यावसायिक क्षेत्र में हमारे बैंकों का, हमारे बीमा का, हम और दुनिया भर में भारत की इज्जत पे मिलने वाले पैसे का, ये इनके नाम पे नहीं मिली है, ये आपके भारत के नाम पे पैसा किसी चीन ने, जापान ने या कोरिया ने दिया है और हमने उसको लूट लिया। और ठगी के नाम पे सरकार चूंकि हमारी यहां मदद कर रही है, हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमारे खिलाफ सम्मान आएगा तो वो मिट्टी में चला जाएगा। तो हम इस देश में अब एक ऐसी इकोनॉमी रच रहे हैं जो डकैतों की इकोनॉमी है। लेकिन वो डकैत चूंकि इतने बड़े हो जाएंगे, उनके लिए कोर्ट्स स्टे लाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत नहीं होगी कि वो जांच करे। जिन देशों का मामला है उन देशों के प्रेस में आएगा, हमारा प्रेस कुत्ते की तरह पेश आएगा, वो कभी उसकी बात ही नहीं करेगा। और आज कौन बात करेगा कि जिस आदमी का नाम रफाल की दलाली में था, आज वही रफाल बनाने वाली डसाल्ट कंपनी ने क्यों इसके साथ समझौता किया है, वो सब लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे इसका जवाब दे। बिल्कुल, मीडिया की बात करी तो मीडिया तो इस खबर को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा रही कि आसमान में अब भारत ऐसे करेगा वैसे करेगा, और बहुत ज्यादा तारीफ ही हो रही है। कुल मिलाकर समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल जैसे कि शीतल जी ने उठाए वो कई उठ रहे हैं कि हम जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो किस तरीके से उसमें उसमें आपसी संबंध देख के, और कोई जो दिवालिया घोषित कर चुका होता है उसको बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ा देते हैं। और इसलिए जैसा कि शीतल जी ने कहा कि हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते, यही सब ऐसे हम उसमें दलाली देखते हैं, हम अपना संबंध देखते हैं, और फिर भारत की नैया फिर टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है। कुल मिला के मेक इन इंडिया अब मेक इनसाइडर्स, जो जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, वो होने लगा है। जो भारत में बनेगा तो अपने संबंधियों के साथ बनेगा। ऐसे भी कई मुद्दों पर हम बातचीत अगले शो में करेंगे, अगले कार्यक्रमों में करेंगे। अगर आपको
नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और सब्सक्राइब आपने कर लिया तो बेल आइकन का बटन दबाएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लें। सत्यनिधि का ऐप भी डाउनलोड करें, उसमें आप खबर भी पढ़ पाएंगे और वीडियो भी देख पाएंगे। और अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। सवाल शीतल पी सिंह में। नमस्कार।